होता है, उसका नाम है मंडल परिष्करण। देखिए इसमें क्या होता है, जो मंडल परिष्करण होता है, मंडल परिष्करण में यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होता है। देखिए अशुद्धियों की जो विलयता होता है ना, बहुत अधिक विलय कब होता है, वह जब गलित अवस्था में होता है। अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक वृत्ताकार गतिशील तापक लगा होता है। तापक जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, गलित से शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाते हैं तथा अशुद्धियाँ संलग्न गलित मंडल में चली जाती है और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करके अशुद्धियाँ छड़ के किनारे पर एकत्रित कर ली जाती है। होता क्या है, देखिए आपके सामने ये चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। यही आपका बहुत बड़ा एक जो होता है कांच का बना हुआ एक नली होता है। इसके अंदर जो आपके धातु होते हैं जो कि गलित अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में इसके अंदर भर देते हैं और दोनों बगल आप देख सकते हैं तापक, बहुत ज़्यादा हीटर जिसको कहते हैं, बहुत इसका अधिक तापमान होता है। और जो द्रव अवस्था में धातुएं हैं इसके ऊपर ये चलता रहता है, धातुएं यहीं पर रुक जाती है, अशुद्धियाँ इसके साथ चलता रहता है। चलते 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 एक जगह बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ इकट्ठा हो जाती है और फिर इसको काट करके अशुद्धियाँ का अलग कर लिया जाता है और इस तरीके से धातु और अशुद्धियाँ हमें अलग अलग प्राप्त हो जाती है। तो यही होता है मंडल परिष्करण। आप जरूर याद रखेंगे कि एक बहुत बड़ा कांच की नली होती है और इसमें जो धातु होते हैं गलित अवस्था में होते हैं उसको भर दिया जाता है और दोनों बगल जो होते हैं आगे पीछे आप देखिए दोनों बगल हीटर लगे होते हैं और हीटर चलते रहते हैं और जो अशुद्धियाँ होती है उसको खींचते रहते हैं और फिर एक किनारे पर ला कर उसको रख देते हैं। कितना आसान है। उसके बाद से देखिए एक और आता है जिसका नाम होता है, तीसरा जो विधि है वाष्प प्रवस्था परिष्करण। इसको भी हम लोग देखते हैं। वाष्प प्रवस्था परिष्करण को आप देखिए बता सकते हैं कि निकिल का शोधन इसी विधि के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, पहले निकिल है, आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे 330 से लेकर के 350 डिग्री पर, तो एक यौगिक बनेगा और ये जो निकिल कार्बोनियम कहिए या NiCO4 कहिए, ये द्रव अवस्था में होता है। फिर आप इसको 450 से 470 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें निकिल प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो मिलाएं वही प्राप्त होता है। इस विधि का ये विशेषता होती है। वाष्प प्रवस्था परिष्करण में आप निकिल लिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिए हैं और 320 से 350 पे गर्म कर रहे हैं तो निकिल कार्बोनियम प्राप्त हो रहा है और ये द्रव अवस्था में होता है। फिर आप इसको 450 से 470 डिग्री पर गर्म करेंगे तो निकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त आपका हो जाता है। ये बात आपको याद हो गई होगी। चलिए इसी में जो आप देखिए नेक्स्ट जो आपका विधि आता है उसका नाम होता है, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जर्कोनियम या टाइटेनियम शोधन के लिए वान आर्केल विधि। ये भी कई बार पूछा जाता है कि वान आर्केल विधि क्या होता है। आप कह सकते हैं कि यह विधि जर्कोनियम यानी ZR तथा टाइटेनियम TI जैसे कुछ धातुओं से अशुद्धियों की तरह उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को हटाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और कह सकते हैं निर्वातित पात्र में परिष्कृत धातु को आयोडीन के साथ गर्म करते हैं और धातु आयोडाइड अधिक सहसंयोजी होने के कारण वाष्पीकृत हो जाते हैं। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जार्कोनियम और टाइटेनियम है, इस जार्कोनियम और टाइटेनियम में जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है उसको हटाया जाता है। देखिए और जार्कोनियम में इसको आयोडीन के साथ गर्म करते हैं तो ZrI4 बनता है। फिर ZrI4 को गर्म करते हैं तो फिर ये जार्कोनियम और आयोडीन में टूट जाता है। ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है, सभी आप आज के युग में तो सारे बच्चों को ये बात मालूम होता है कि क्या होता है जार्कोनियम। एक चीज़ और होता है वर्णलेखकी या इसी को क्रोमेटोग्राफी विधि। आप इस विधि में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए पहले समझिए, आप कह सकते हैं कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। यह विधि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के शुद्धिकरण और शुद्ध किए जाने वाले तत्वों तथा अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अधिक भिन्नता न होने की स्थिति में शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। वर्णलेखकी के अनेक तकनीक होते हैं जैसा कि पेपर वर्णलेखकी, स्तंभ वर्णलेखकी, गैस वर्णलेखनी। आप ज़रा देखिए, आप फिगर से भी बता सकते हैं। देखिए यही फिगर आपका दिखाया गया। इसमें होता क्या है कि जो मिश्रण होता है उसको इसमें डालते हैं। जैसे मान लो A हुआ और B हुआ, दो आपके विलयन हुए। इसमें जब आप डालेंगे तो देखेंगे कि
जो ए वाला विलयन है, जिसका अधिक अधिशोषण के कारण जिसकी जो क्षमता अधिशोषण की क्षमता अधिक है वह ऊपर रह जाता है, और बी वाला जिसकी अधिशोषण की क्षमता कम है वह आकर के नीचे गिर जाता है। और इस तरीके से दोनों विलयनों को हम लोग अलग करते हैं। दो विलयन होता है, उसको अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। मान लो ए और बी दो आपके यौगिक हैं, तो जिसकी अधिक अधिशोषण क्षमता होती है वो ऊपर आ जाता है, जिसकी अधिशोषण क्षमता कम होती है वो नीचे आ जाता है, और इस तरीके से हम लोग इसको अलग कर देते हैं। तो इस विधि का भी बारे में आप बता सकते हैं। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट इस पार्ट का हेडिंग आपके पास आता है कि एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक तथा लोहे का आप उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए चॉकलेट के लिए आवरण पत्र के रूप में एल्युमिनियम पन्नी का उपयोग किया जाता है। जो चॉकलेट के ऊपर कागज लिपटा रहता है ना, वह एल्युमिनियम का होता है, ये भी बता सकते हैं। और दिखा भी रहा है कि चॉकलेट के लिए आवरण पत्र के रूप में एल्युमिनियम पन्नी का उपयोग किया जाता है, और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग विद्युत चालकों के रूप में किया जाता है। बहुत और धातु पर सबसे अधिक यही तत्व पाया जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग तारों को बनाने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा विद्युत एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता है। और तांबे का उपयोग विद्युत उद्योग में तार का निर्माण करने के लिए तथा जल और भाप के लिए पाइप बनाने के लिए किया जाता है। यह भी आप बता सकते हैं कि भाप बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई प्रकार के मिश्र धातुओं में भी किया जाता है। जिंक का उपयोग जस्सेदार लोहा बनाने में किया जाता है, और इसका जो होता है इसका उपयोग लोहा का तो उपयोग बहुत ज़्यादा है। धरती पर सबसे अधिक वस्तुएं लोहा का ही बनती है। आइए आपको मैं बता दूं कुछ धातुएं हैं जिसका संक्षिप्त निष्कर्षण आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें एल्युमिनियम है, इसके दो अयस्क होते हैं, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। ये दोनों से आप एल्युमिनियम प्राप्त कर लेते हैं उपस्थिति में। बॉक्साइट में भी बहुत अधिक मात्रा से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और यहाँ पर क्रायोलाइट से। निष्कर्षण की समान विधि गलित Na3Al(F6) में विलय Al2O3 का वैद्युत अपघटन। टिप्पणी निष्कर्षण के लिए विद्युत के अच्छे स्रोत की आवश्यकता होती है। आयरन देखिए इसमें भी दो अयस्क, एक हेमेटाइट है Fe2O3 और एक मैग्नेटाइट है Fe3O4। और वात्या भट्ठी में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कोक के साथ ऑक्साइड का अपचयन करके ताप एक देखिए टिप्पणी में ताप 21 से 70 केल्विन के आसपास होना चाहिए। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर पैराइड CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, मेलेकाइट CuCO3 CuOH का ट्वाइस Q' Cu2O, और सल्फाइड अयस्क का आंशिक भर्जन तथा अपचयन। टिप्पणी में विशेष रचना के बने परिवर्तित में स्वतः अपचयन है। अपचयन आसानी से होता है। निम्न कोटि के अयस्कों के हाइड्रोधातुकर्म में सल्फ्यूरिक अम्ल निक्षालन का भी उपयोग करते हैं। और एक जो और होता है जिसका नाम होता है जिंक ब्लेंड या एस्फेराइड जिंक सल्फाइड कैलामाइन ZnCO3 जिंकाइड ZnO भर्जन तत्पश्चात कोक द्वारा अपचयन धातु का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से संक्षिप्त टिप्पणी थी, संक्षिप्त विवरण था कि किसी धातु का अयस्क का क्या नाम होता है, किससे सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है, और आप उसको किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ का जो थ्योरी वाला सिद्धांत था वह ख़त्म होता है। बाकी के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे।